तो सखियों, रेडियो के चाहने वाले बहुत हैं। हम बात कर रहे थे, उनमें से एक है यूपी अमरोहा ज़िले के रहने वाले, भारत के रेडियो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले श्रीमान राम सिंह बौद्ध, जिन्होंने 1257 रेडियो का अनोखा संग्रहालय तैयार किया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जो रेडियो के प्रति उनके समर्पण की कहानी को बताता है। और सखियों, इसी समर्पण के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के मन की बात कार्यक्रम में भी आपका जिक्र किया था, और इनके रेडियो संग्रहालय का भी नाम मन की बात संग्रहालय है। तो श्रोताओं, खुशी की बात यह है सबसे बड़ी कि आज फ़ोन आउट के ज़रिए वो हमसे जुड़ चुके हैं। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के पूरे इंटरव्यू की परिकल्पना की है सफलता चारण ने। तो राम सिंह बौद्ध जी, आपका हमारे नारी वाटिका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको 8 जून की बधाई देना चाहता हूँ जी, क्योंकि आज 1936 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग से नाम बदलकर ऑल इंडिया किया गया था। तो आपने आज मुझे चुना इस कार्य के लिए, इसके लिए आपको, आपकी टीम को, मैडम सफलता चारू को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ। तो ये जो संग्रहालय है हमारा, जी, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानना चाहते हैं कि अपने म्यूजियम के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। मैडम, निजी स्तर पर स्थापित यह रेडियो का संग्रहालय दुनिया का पहला सबसे बड़ा रेडियो संग्रहालय है, जिसमें 2 इंच से लेकर 2 मीटर तक के विभिन्न तरह के 1500 रेडियो मेरे पास है, जिसमें कि 1257 रेडियो को विश्व में सर्वाधिक रेडियो संग्रह का प्रमाण पत्र गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दिया गया तथा मन की बात रेडियो कार्यक्रम की 107वें कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख करके हमें मान्यता दी है। जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। जब रेडियो कलेक्शन में आपने ये चीज़ शुरू की थी, रेडियो को कलेक्शन करने में, तो आपकी ये रुचि कब और कैसे डेवलप हुई? ऐसा मैडम, मेरी जो रुचि है पहले से ही छात्र जीवन से डाक टिकट और सिक्के इकट्ठे करने की रही है, लेकिन 3 अक्टूबर 2014 से प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात रेडियो कार्यक्रम शुरुआत की गई। तब इस कार्यक्रम का इतना प्रभाव हुआ कि मेरा रुझान सब चीजों को छोड़ रेडियो संग्रह की ओर गया और 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद विश्व का सबसे बड़ा संग्रह हो गया, जिसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है। तो ये जो कलेक्शन की शुरुआत हुई, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक जगह से रेडियो लाए और आपने संग्रहालय बना दिया? जरूर कुछ मुश्किलात हुई होगी अलग अलग जगह से। ये तमाम जगह से रेडियो कलेक्शन करना पड़ता है, काफी मुसीबत भी आती है, पैसे का भी सामना करना पड़ता है, ये कहिए आप तन मन धन से लगना पड़ता है। यहाँ तक कि मैं गुजरात तक से मैंने जो रेडियो पोर्ट से लाकर इकट्ठे किए हैं, और आपका दिल्ली रहा, और ये कानपुर है, लखनऊ है, जो बड़े बड़े शहर हैं ज्यादातर वहाँ पर रेडियो मिलते हैं, तो वहाँ से तमाम जगह से रेडियो लाकर मैंने जो इस अपने संग्रहालय में ये संग्रहालय स्थापित किया है। रेडियो का जो समय है सुनहरा रहा है शुरू से ही, और आज दिन तक रेडियो का समय सुनहरा है। तो जब रेडियो शुरुआती का उसका समय था रेडियो का, तो उस समय क्या उसको सुनने के लिए, उसको रखने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी? मैडम, मुझे खूब याद है, मेरे पास भी रेडियो था। शुरुआती दिनों में जो रेडियो का लाइसेंस होता था, और बिना रेडियो के लाइसेंस सुनना या रखना अपराध माना जाता था, जो कि जब रेडियो तमाम लोगों के पास हो गया और एक जो मनुष्य का कहिए अभिन्न अंग बन गया, तब सन 1991 में सरकार द्वारा रेडियो लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। यानी रेडियो कुछ शुल्क नहीं लगता था, और रेडियो की बिक्री बढ़ गई थी, और रेडियो काफी सस्ते भी हुए थे, और कहना नहीं होगा रेडियो आम आदमी के हाथ में आकर ये सर्वसुलभ हो गया था। आपको वर्ल्ड रेडियो मैन ऑफ इंडिया जैसी पहचान कैसे मिली? मैं सबसे पहले आकाशवाणी भारत सरकार के कार्यालय वहाँ गया था, उन्होंने मैं रिकॉर्डिंग किया था, और रिकॉर्डिंग भी मैंने उन्होंने उस जगह पे किया जहाँ पर सन 1948 में जिस स्टूडियो में महात्मा गांधी ने अपना जो है वो दिया था, देश के प्रति संबोधन किया था सन 1948 में, तो उस स्टूडियो का नाम भी बापू स्टूडियो जो आकाशवाणी भारत सरकार ने रखा है जी। तो उस स्टूडियो में और उसी स्थान पर और उसी माइक के सामने मुझे बैठने का मौका मिला, और मैंने अपने बड़ा में महसूस किया। तब जो वहाँ के रेडियो के वो थे मन की बात के संचालक मिस्टर रावत जी, उन्होंने जो मुझे रेडियो मैन के नाम से पुकारा, और उसके बाद तमाम जितने बड़े मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सभी ने मुझे जो रेडियो मैन के नाम से जो लिखना किया, और मैं रेडियो मैन के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया, जो कि आज मुझे बहुत अच्छा लगता है।
जी, आपने जब रेडियो का संग्रह करना शुरू किया तो उस समय की जो तकनीकी थी, उस समय का जो माहौल था, वैसा वो कैसा था? नहीं, उस समय माहौल रेडियो तो मैडम 10 साल तक, जब से टेलीविजन आया है, आप जानती हैं रेडियो की उपयोगिता तो काफी कम हुई ही है। और लोगों ने जो है इसे रखना भी घरों में बंद कर दिया था। और इकट्ठे करने का भी ये रहा कि लोगों ने जब भारी भरकम रेडियो हुआ करते थे, उस लोगों के पास रखने का स्थान नहीं था, तो वो भी बेकार की वस्तु समझी जाने लगी। उस समय जो हमने ये रेडियो जब देखा भाई लोग तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तो ये बचाना, क्योंकि हमारे जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है, तो मेरे मन में आया। उधर प्रधानमंत्री जी ने भी सब लोगों को प्रेरित किया कि आप जो है रेडियो की तरफ मुड़े, तो मेरे मन में भी आया। मैंने रेडियो का इसका जो संग्रह शुरू किया, जो कि काफी बड़े बड़े रेडियो भी हैं और छोटे रेडियो भी हैं। जी। जी अ, मन की बात के बाद रेडियो का क्रेज़ और ज़्यादा बढ़ गया और रेडियो ने समय-समय पर अपने आप को बदला। और जी। राम सिंह जी बताएँ कि आपने सबसे पहले कौन-सा प्रोग्राम सुना रेडियो का और कौन-सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा यादगार रहा आपके लिए? मैडम, बचपन में मेरे याद है कि सन 64-65 में भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण ग्राम सभाओं को जो रेडियो उपलब्ध कराए थे, क्योंकि आम आदमी के उस समय रेडियो लेना बस के नहीं था। 300-400 रुपए का रेडियो आता था, और आप ये कहिए कि एक उस समय अच्छी भैंस जो 300-400 मिल जाती थी, तो आम आदमी से नहीं लेता। तो भारत सरकार द्वारा कुछ रेडियो जो बड़े बड़े सेट हुआ करते थे, ग्राम सभाओं को दिए गए। तो जो पहली बार हमारे गांव में रेडियो आया, तो हम सब बच्चे लोग उसे सुनने के तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और ऐसा लगा कि बॉक्स के अंदर कोई आदमी कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो प्रोग्राम था, हाँ जी मैडम, वो प्रोग्राम था 6:20 पर आया था, और उसका संबोधन मुझे खूब याद है। बच्चा था जब मैं, उसका संबोधन हुआ था मुंशी भाई राम राम। जी। तो वो, हाँ, रागनी वगैरह सुनाते थे, तो वो बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता था। और उसके बाद जब लोगों ने रेडियो लिया, तो मेरे ख्याल खूब याद है मुझे कि लोग जो अधिकतर जो सब अपना काम धाम बंद करके छोड़ के 6:20 पर रेडियो आके बैठ जाते थे और उस कार्यक्रम को सुनते थे। और उसके जस्ट बाद जो है कृषि कार्यक्रम आता था, वो भी ग्रामीण में बहुत फायदेमंद था। उसमें जो पशु चिकित्सा, पशु का मतलब उपचार, पशुओं की रख रखाव, खेती के रखरखाव आदि बात आती थी, जो वो भी किसानों को बहुत पसंद थी। तो इसलिए रेडियो एक जो लोकप्रिय माध्यम बन गया था। बिल्कुल, ये वो और समय था। यही कार्यक्रम मुझे सबसे अच्छा पसंद आया। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं, विविध भारती चली, इसमें बिना का गीत माला आता था सुबह को प्रोग्राम में, अमीन सयानी साहब जो उसे अनाउंस करते थे, जी। बहुत अच्छा लगता था। जयमाला कार्यक्रम आता था फौजी भाई के लिए, बहुत अच्छा लगता था। और बहुत अच्छा एक झलकी कार्यक्रम आता 9 बजे के ठीक समाचारों के बाद, जो है हवा महल, वो भी बहुत काबिल तारीफ जो है कार्यक्रम था रेडियो का, बहुत अच्छा लगता था। उसमें बड़े ज्ञानवर्धन नाटक आते थे, तो बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो उन्हें सुनते थे, बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। जो ये उस मेरे सम प्रिय, हालांकि रेडियो के कार्यक्रम तो सभी प्रिय रहे, क्योंकि उस समय और कोई माध्यम भी नहीं था ना, तो जी। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता था। दोपहर में जो महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम आता है, महिला जगत, वो भी जो महिलाएं तमाम चौका बर्तन में छोड़ कर वो करके जो उसको देखती थी। और इसमें सबसे सर्वसुलभ ये भी साधन है कि आप चाहे खेत में हो, खलिहान में हो, रसोई में हो, रेडियो रख दिया, बज रहा, ना कनेक्टेड झंझट, ना का झंझट, बिजली की झंझट नहीं हो, ज्ञान भी हो रहा है और मनोरंजन भी हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है, वो बड़ा सुलभ माध्यम है रेडियो जो है। राम सिंह जी, आपने रेडियो को एनालॉग से डिजिटल होते देखा है। ये बदलाव जी आपके लिए कैसा था? मैडम, मैंने देखा है कि रेडियो पहले बहुत भारी भरकम 2-2 मीटर के, 40-50, 30-40 किलो के वजन के होते थे, और वाल्व सिस्टम होता था, उससे चलते थे। बिजली के बिना नहीं चल पाते थे, या तमाम लोगों को, क्यों बिजली भी नहीं थी, तो एक बहुत बड़ा बैटरा हुआ करता था, उसे लोग लाते थे, तब जो रेडियो सुन पाते थे। आम आदमी के बस की रेडियो लाना है, बैटरा लाना बस के नहीं था। और अच्छा। आज आप देख रहे हैं बदलाव इतना हुआ है कि रेडियो भारी भरकम से छूट के पॉकेट रेडियो है, पॉकेट रेडियो के बाद मोबाइल रेडियो भी आ गए हैं। आज जो आप मोबाइल देख रही हैं, आप ऐप लोड कर लीजिए, वो सब रेडियो ही तो है, चाहे जी। उसका भले आकार बदला, तो रेडियो जो का आकार बदला है, रेडियो वो का वही है। जो आप पहले समय की बात कर रहे हैं, तो क्या रेडियो हर कोई खरीद सकता था? नहीं मैडम, रेडियो हर एक किसी की बस की बात नहीं थी, क्योंकि मेरे खूब याद है सन 65 या 70 के बीच में कोई भी रेडियो 300 रुपए से कम नहीं आता था। और 300 रुपए उस समय जो है बहुत बड़ी रकम होती, क्यों मानी कि एक क्लर्क की सैलरी 300 हुआ करती थी। जी। इसका मतलब एक महीने का खर्च बंद करके वो रेडियो खरीदा, तो आम आदमी रेडियो नहीं खरीद पाता था। कुछ ही लोगों के पास रेडियो हुआ करते थे, तो ये एक बड़ा दुर्लभ कार्य था, आम आदमी की पहुंच में रेडियो नहीं था। राम सिंह जी, कोई ऐसा यादगार पल जिसमें रेडियो ने किसी राष्ट्रीय संकट में या घटना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई हो?
मैडम, रेडियो हर समय राष्ट्र के नागरिकों के साथ, राष्ट्र के साथ, सरकार के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आपको याद होगा, हमें तो खूब याद है, हम जवान थे उस समय, जिस समय देश में पहली बार इमरजेंसी लगी थी, तो जो है रेडियो पे ही अनाउंस हम लोगों ने रात को सुना था कि देश में जो आपातकाल लागू हो गया। हम जानते भी नहीं थे क्या आपातकाल, तो रेडियो से ही हमें चले पाते थी। आज भी कभी युद्ध की बीभीषिका का हो, कुछ भी हो, रेडियो के उससे ही सूचना हमें मिल पाती है। सही सटीक सूचना का सबसे अच्छा साधन रेडियो ही है। बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो की विशेषता ही यही है कि ये भारत के आप कहीं 99 भी जाए, खेती में, खलियान में, कहीं भी जाए, रेडियो आपके साथ है। इसे कनेक्टिविटी झंझट नहीं है, बिजली की झंझट नहीं है। 2-4-10 रुपए सेल लगाइए, आराम से 1-2 महीने आनंद लीजिए, ज्ञान विज्ञान सुनिए। और आप इसे कहीं, मैंने तो मैडम ऐसा भी देखा है कि लोग जब रिश्तेदारी में जाते थे मेरे जमाने में, तो रेडियो को साथ ले जाते थे। क्यों, क्या पता वहाँ हो न हो, और अपना रेडियो से वो सुनते थे। और लड़की की जब शादी होती थी तो रेडियो देना बहुत मतलब बड़ा वो माना जाता था। और इसके बिना जो है दहेज के लीजिए, उपहार के लीजिए, शादी का जो अधूरा माना जाता। जिसकी शादी में रेडियो मिलता था वो बहुत बड़ी शादी मानी जाती। तो रेडियो का तो ये क्रेज रहा है। और जिस घर में रेडियो होता था, अच्छे से अच्छा रेडियो, तो देखने वाले मेहमान भी देखते थे। तो इसका बहुत बड़ा क्रेज रेडियो का रहा है, मैंने ऐसा देखा है। आज सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, मनोरंजन हम हर तरह से कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है रेडियो की आत्मा आज भी जिंदा है? मैडम, रेडियो का चाहे कितनी सोशल मीडिया हो जाओ या टेलीविजन, हालांकि टेलीविजन सिर्फ दृश्य यंत्र है और लोग आजकल ज्यादा उपयोगी है, लेकिन जो समाचार या खबर वो रेडियो पर मिलेगी, वो कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि आज आप कल देख रहे हैं, तमाम जो है सोशल मीडिया भ्रामक खबरें दे रहा है, लेकिन रेडियो के साथ ऐसा नहीं है। और रेडियो में एक भी और विशेषता है कि जो बाकी और दूरदर्शन, ये कोई भी टीवी समाचार देता है तो वो पहले, एक दिन पहले के या उसके, लेकिन रेडियो में ये खास है तुरंत के समाचार जो आदमी को मिलते हैं। मान लीजिए अब जा रहे हैं, ये बताया अगर रेडियो प्रधानमंत्री जी हमारे वहां पर पहुंच गए हैं, तो बिल्कुल सही सटीक और वक्त की खबरें सुनने के लिए रेडियो से अच्छा माध्यम कोई नहीं है आज भी। और मैं तो ये रेडियो अपने साथ हर समय रखता हूँ। पॉकेट रेडियो में कहीं भी जाता हूँ, पॉकेट रेडियो मेरे साथ रहता है। और मेरी एक आदत बनी हुई है, 6:20 का कार्यक्रम समाचार ग्रामीण वाला, और 1:45 के समाचार है, सुबह के 8 बजे समाचार है। मेरी पहले से ही मतलब लगभग 50 साल में भी दिनचर्या बनी हुई है, मैं उन्हें जरूर सुनता हूँ। तो रेडियो तो मेरा बिल्कुल, ये समझिए जैसे मोबाइल में लोग चिपके रहते हैं, रेडियो में मोबाइल भी रखता हूँ, रेडियो मेरे साथ रहता है। समझिए आपके इस शौक और जज्बे को हम सलाम करते हैं। राम सिंह जी, ये बताएं कि आपका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने के बाद अब आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य मैडम ये है, गिनीज बुक में नाम आ गया तो ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मैं रेडियो कलेक्शन, मतलब एक दो रेडियो संग्रह करता हूँ, गिनीज बुक में प्रमाणित कर दिया। और माननीय मोदी जी ने उल्लेख करके कड़ी के 107वें कड़ी में जो इसका उल्लेख कर दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब तो यही सरकार, समझ लीजिए आप लोगों से ये अपेक्षा है कि ये रेडियो संग्रहालय जो है अभी मेरा व्यवस्थित रूप से है। लोग जब से मोदी जी ने इसका नाम लिया है और गिनीज वर्ल्ड बुक में ये आया है, तो लोग दूर दराज से तमाम तरह के लोग देखना आते हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। क्योंकि ये मेरा संग्रह 2 कमरों में व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। तो अब तो इच्छा ये है कि एक व्यवस्थित ढंग से अच्छा रेडियो संग्रहालय बने, जिसे लोग देखें और आने वाली पीढ़ी भी समझे। क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा खर्चा है, और मैं ही जानता हूँ बिना सरकारी की सहायता के मैं इस समय असमर्थ हो रहा हूँ। तो समय मेरी यही निवेदन है आकाशवाणी से, आप भी चाहे देखें उसमें मेरी जो, इसमें सरकार कुछ हेल्प करे और इसे व्यवस्थित रूप संग्रहालय का रूप दे, और ये बहुत अच्छा संग्रहालय बनेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए, रन जनरेशन के लिए बहुत ही वो होगा। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, मैं जब पहली बार आकाशवाणी नई दिल्ली गया तो मैंने आकाशवाणी भवन को देखा घूमकर, तो दुख के साथ कहना पड़ा कि पूरे भवन में मात्र 4 रेडियो आकाशवाणी में थे। तो मैंने उनसे कहा भाई यहाँ दिल्ली में सब प्रकार का संग्रहालय है, लेकिन रेडियो कोई संग्रहालय नहीं है। तो वहाँ के जो व्यवस्था थे उन्होंने जो उस कमी को महसूस किया और उन्होंने कहा कि आप जो हमारी इसमें कुछ हेल्प करिए। तो एक कार्यक्रम उन्होंने मेरे यहाँ, पूरी आकाशवाणी परिवार मेरे यहाँ गया था 6 मार्च 2023 को। तो मेरे पास जो डबल रेडियो थे, 137 रेडियो मैंने आकाशवाणी को डोनेट किए कि यहाँ संग्रहालय बने। लेकिन मैडम आज तक जो अभी वैसे ही रखे हैं, कोई संग्रहालय बनाने की पहल आकाशवाणी के द्वारा शुरू नहीं की गई। तो हमारी ये दुआएं हैं राम सिंह जी, आप अपने संग्रहालय को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बने, और आपके इस शौक को हम सैल्यूट करते हैं। और आपको आकाशवाणी जोधपुर के नारी वाटिका कार्यक्रम की ओर से शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। ये नारी वाटिका कार्यक्रम की संचालिका या संस्था जो भी कहें आप लोग हैं, मैडम
चारण वगैरह, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस शुभ दिन पर मेरे वक्तव्य को सुना और मुझे चुना। इसके लिए आप बहुत बधाई की पात्र हैं, पूरी आकाशवाणी बधाई की पात्र है, और मैं भविष्य में सदा इसका ध्यान रखूंगा। ये थे आवाज़ की दुनिया के दीवाने रेडियो मैन राम सिंह बौद्ध, जिनसे बात कर रही थी आशा आडवाणी। इस बातचीत की परिकल्पना और संयोजन किया था सफलता चारण ने।